नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ज्यादा अंतर नहीं है, बस 2-3 दिन पहले की बात है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के अपने एक ओबीसी समुदाय के मंत्री राजन्ना को बर्खास्त करवाया था मुख्यमंत्री से कह करके कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। उनका गुनाह ये था, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया और आईना भी धूल से सना हुआ नहीं था, बल्कि इनका चेहरा धूल से सना हुआ था। बस उसको दिखाने की कोशिश की थी कि भाई जब वोटों की लिस्ट में संशोधन हो रहा था तब सरकार किसकी थी कर्नाटक में। वो जो महादेवपुरा का पूरा किस्सा लेकर के राहुल गांधी एक प्रेजेंटेशन दे रहे थे और चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे थे। चुनाव आयोग के सहारे भारतीय जनता पार्टी और मैं तो कहता हूं कि सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने की कोशिश कर रहे थे। बस उसकी पोल पट्टी खोल दी थी इन्हीं की सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने। और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि जो हम नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये तो उसी की पोल पट्टी खोल रहे हैं, लिहाजा इनको बर्खास्त कर दो। उत्तर प्रदेश में आज एक बड़ी घटना हो गई साहब। राजू पाल हत्याकांड किसने कराया था आप और हम सब जानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर के कहा था कि इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। उन्हीं राजू पाल की पत्नी पूजा पाल को बस सीट जीतने के लिए, एक सहानुभूति को कैश करने के लिए अखिलेश यादव ने टिकट दिया। अब वो घर की सीधी साधी लेडी जिसका राजनीति से लेना एक ना देना दो, वो चुनी गई, एमएलए बन गई। अब उनके मुंह पर टेप लगाना चाहते हैं और ये भी इनका जो पीडीए है उसी के तहत आती हैं साहब। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा क्या की, अतीक को और दूसरे माफियाओं को निपटाने के मामले में अखिलेश यादव बर्दाश्त नहीं कर पाए और सदन के भीतर ही उनके निलंबन का लिफाफा उनको थमा दिया गया। मेरे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीधे लखनऊ से। दोनों घटनाओं पर जरा उनके विचार जानते हैं। और राहुल गांधी जो ये ओबीसी, दलित और तमाम तरह की राजनीति करते घूम रहे थे, कर्नाटक में जब एक मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं तो इनको ओबीसी याद नहीं रहता है, दलित याद नहीं रहता है। और जब राजू पाल जिनकी बहुत बेरहमी से हत्या की गई थी, माफिया के द्वारा की गई थी, उसके गुर्खों के द्वारा की गई थी, और उन पर जो कहर बरपा योगी सरकार का, वो हम आप सब ने देख रखा है। उनकी पत्नी अगर योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा करती हैं तो अखिलेश यादव भूल जाते हैं कि ये भी ईडीए के तहत ही आती हैं। सीधे जुड़ते हैं भट्ट साहब के साथ और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दोनों के नैरेटिव की तो हवा निकल गई साहब, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। पूजा पाल ने और मुख्यमंत्री ने तो खैर वो 2023 फरवरी में जब उमेश पाल की हत्या हुई थी तो वो इस बारे में मुख्यमंत्री तो बहुत विस्तार से अपनी बात कह चुके हैं। पूजा पाल ने भी कुछ विशेष बात नहीं कही। लेकिन 2004 में जब मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे और उस समय इलाहाबाद नॉर्थ से शायद इस विधानसभा सीट पे उपचुनाव हुआ था और बहुजन समाज पार्टी की ओर से राजू पाल निर्वाचित हुए थे विधायक। तब अतीक अहमद ने लखनऊ में पत्रकारों के बीच में बावाज़े बुलंद ये घोषणा की थी कि बहुत जल्दी यहाँ पे उपचुनाव होगा। सोच लीजिए, ये ताकत थी अपराधियों की समाजवादी पार्टी की सरकार में। और उसी के कुछ दिन बाद उसकी हत्या हो गई। दिन दहाड़े हत्या की थी उन्होंने, बकायदा दौड़ा के मारा था उसको।
और उसके बाद मुझे अतीक अहमद का छोटा भाई वहां से चुनाव लड़ा और जीत गया। और वो आदमी चुनाव लड़ने के पहले पकड़ा गया और लखनऊ एसएसपी कार्यालय में उसको बाकायदे इज्जत से बिठाया गया और वो पत्रकारों से आराम से बात कर रहा था और वो और वो और जेल और वो उसके बाद चुनाव लड़ा, वो जीत गया। तो बाकायदा एक सिटिंग विधायक की घोषणा करके हत्या की गई थी। ये ताकत थी समाजवादी पार्टी की सरकार में अपराधियों की। और उसी मुलायम सिंह की सरकार जो अगस्त 2003 से मार्च 2017 तक 2007 तक थी, उसमें शैलेंद्र सिंह जो एक एसटीएफ का डीएसपी था वाराणसी में, उसने मुख्तार अंसारी गैंग को एक सेना का भगोड़ा सिपाही लाइट मशीन गन बेच रहा था और उसको जो है शैलेंद्र सिंह ने पकड़ लिया, लाइट मशीन गन जब्त कर ली। मुलायम सिंह ने कहा कि उसको छोड़ दो, मामला खत्म करो और अंततः शैलेंद्र सिंह को पुलिस की सेवा से इस्तीफा देना पड़ा था। और शैल और जब तक उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो शैलेंद्र सिंह का एक डीएसपी का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। वो जहां भी जाते थे तो मुख्तार के गुर्गे 10 गाड़ियों में उनकी गाड़ी घेर लेते थे, तरह तरह से धमकाते थे। कुछ करते नहीं थे लेकिन दिखाते थे कि देखो हमारी ये ताकत है। ये है इनका पीडीए है अखिलेश यादव का। और उसके बाद ये 2007 में फिर ये पूजा पाल विधायक बनी बहुजन समाज पार्टी से और शायद ये तीसरी बार विधायक हुई है। और उसने केवल इतना कहा विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी ने पहली बार मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत बार आवाज उठाने की कोशिश की, अखिलेश यादव की सरकार में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और बहुजन समाज पार्टी का उसने नाम नहीं लिया, लेकिन सुनवाई तब भी नहीं हुई थी। और 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 मुख्यमंत्री जी ने जो अतीक अहमद के आतंक के मारे हुए जो लोग थे, जो उसके शिकार थे, उनको उन्होंने न्याय दिलाया। और जो उन्होंने सही कहा है, मैं उसे सही कहूँगी। आई विल कॉल ए स्पेड ए स्पेड। और ये भी उसने कहा विधानसभा में अपने भाषण में कि मुख्यमंत्री जी की जो ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम की नीति है, उसके अनुरूप उन्होंने क्राइम किया। इससे अखिलेश यादव इतना भड़क गए कि उन्होंने बाकायदे अपने हस्ताक्षर से उसके पार्टी से जो उसका निष्कासन है, एक्सपल्शन है, वो उन्होंने उस आदेश पे हस्ताक्षर किए हैं। ये हुआ है आज। तो और ये है इनका पीडीए। और जिस समय ये हत्या हुई थी उमेश पाल की फरवरी 2023 में, उस समय अखिलेश यादव यूपी असेंबली में नेता विपक्ष थे। और तब मुलायम सिंह और तब योगी जी ने अपने भाषण में कहा था कि पहले आप लोग ऐसे लोगों को महिमा मंडित करते हैं, विधायक बनवाते हैं, सांसद बनाते हैं और फिर यहाँ आकर के आप जो है विक्टिम कार्ड खेलते हैं और हमारे और हमको भी जो है इस मामले में घेरने का प्रयास करते हैं। और तब मुख्यमंत्री ने कहा था, इन अपराधियों को हम मट्टी में मिला देंगे। और ये अरेस्ट हो गए थे और इसका भाई भी अरेस्ट हुआ था। और जब पुलिस ने रात में इनको मेडिकल कराने इलाहाबाद शहर के हॉस्पिटल में ले गई थी, जब वो बाहर आ रहे थे तो कुछ लोग तो 2 लड़के आप एकदम से गुजरे, वहां सामने आए और सीधे उन्होंने इनके सिर में सटा के गोली मार दी। दोनों की वहीं मौके पे मौत हो गई और वो लड़के अभी भी जेल में हैं। तो वो भी रिहा नहीं हुए हैं। तो ये है इनके इतिहास, ये इनके आपराधिक इतिहास की कहानी। तो तो इसलिए आज जो योगी जी ने जो कहा है वो वो समाजवादी पार्टी के इतिहास का जो आपराधिक इतिहास है उसकी कहानी है। और खैर अब तो अखिलेश यादव संसद में आ गए हैं। उन्हें पर वो उन्हें अब ये बोलने का मौका नहीं मिला, लेकिन अगर आज वो होते तो उनके लिए भी बहुत ही शर्मिंदगी वाली स्थिति होती, अखिलेश यादव के लिए। तो आज कम से कम पूजा पाल ने अखिलेश यादव को स्टैंड लेने को आज ये मजबूर कर दिया और आज जो उनका पीडीए है और जो अपराधियों से उनके संबंध हैं, वो आज उजागर हो गए। जी। पूजा पाल को सुन लेते हैं क्या जी, कह जी, रही जी। हैं। जी, जी, जी। की सदन में तारीफ की और सदन में ही बैठी थी और सदन में लिफाफा मिल गया, तो ये मान के चलती हूँ कि तारीफी ने निष्कासित किया है। वो खोल रहा है वहाँ पर डगर नहीं।
देखिए अभी हमारी कोई बात किसी प्रकार की हुई नहीं है, और जैसा क्योंकि हम जिस दिन अतीक अहमद की हत्या हुई, मैंने उसी दिन माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बधाई दिया। और मेरे जीवन में राजनीति की कोई बहुत बड़ी वो नहीं थी। मैंने सिर्फ राजनीति इसीलिए किया कि मैं अपने पति को इंसाफ दिला सकूं, अपने आप को इंसाफ दिला सकूं, उन शहर पश्चिमी की जनता को इंसाफ दिला सकूं जिन लोगों ने एक एक वोट देकर राजू पाल को विधायक बनाया था, और उन माताओं बहनों को भी, उन पिताओं को भी जो आज से 30 साल 35 साल से सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, सिर्फ अतीक अहमद हत्या कर रहा है, उनके घर में किसी की हत्या नहीं हो पा रही है। और आपने देखा होगा कि 2005 से लगातार 2023 तक मैंने राजनीति में एक्टिव रही और लोगों ने मुझे मजबूत भी किया, और 2005 से लेकर के 2023 तक मैं संघर्ष करती रही और अतीक अहमद से लड़ती रही, और 2005 से लेकर के अतीक के मरने वाले दिन तक भी मैंने अतीक अहमद को न सांसद बनने दिया न विधायक बनने दिया। उनकी कार्यशैली देखिए उसी दिन पता चल गया था जिस दिन क्या कहते इलाहाबाद में हत्या हुई थी, और इसी सदन में आकर के उन्होंने बातें रखी कि आपके शासन काल में ऐसे ऐसे हत्याएं हो गई, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने क्या कहते हैं अपने कानून को अपने हाथ में लिया है, मैं उनको मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी की मैं तारीफ करना चाहूंगी कि इस तरह की वादे सिर्फ एक मर्द आदमी कर सकता है, और जिस तरह से सदन में उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा, उसके बाद चाहे जिस तरह से मिट्टी में मिला दिया गया, उसके बाद जब उसकी हत्या हुई तो उसके बाद जब इनकाउंटर होना स्टार्ट हो गया तो सारे समाजवादियों को इनकाउंटर फेंक लगने लगे। मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जो 1 महीने पहले हत्या हुई थी इलाहाबाद में, आप उन पीड़ित परिवार के साथ थे, उनके लिए आप सदन में सही बोल रहे थे, या फिर बाद में जब इनकाउंटर होने लगा फिर आप सही बोलने लगे? आप अपना पहले जो दोहरा चरित्र उसको पहले आप बताइए, तो आप किस पीड़ित परिवार के साथ हैं? देखिए, पूजा पाल ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को बड़ा पिंच कर गई। उन्होंने कहा कि जो योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा, उन्होंने मर्द की जुबान का पालन किया, मतलब अपने आप को एक तरीके से मर्द साबित किया। मतलब अब हिम्मत दिखाई। ये एक नेता का अपने राजनीतिक सिद्धांत के प्रति प्रतिबद्धता और समर्पण को दिखाता है कि यदि हमारा ये प्रतिबद्धता है कि हम अपराध को रोकेंगे, तो हमने रोकने के लिए जो भी कानून सम्मत तरीके हैं उसके अंतर्गत सरकार कार्रवाई करेगी, और योगी जी ने वो करके दिखाया। पूजा पाल का जो ये फायरी बयान है, और जाहिर है वो अब रुकेंगी नहीं, आगे भी वो चलेंगी। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी एक बार पहले भी वो समाजवादी पार्टी की नीतियों के खिलाफ जा चुकी, वोट कर चुकी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को, ये दूसरा मौका था, इसलिए अखिलेश यादव खुद को रोक नहीं पाए, उनको निलंबित कर दिया। लेकिन कितना बड़ा इसका प्रभाव या दुष्प्रभाव होने वाला है भट्ट साहब? देखिए बिल्कुल इसका प्रभाव ये होने वाला है कि समाजवादी पार्टी इलाहाबाद और जो बगल का कौशाम्बी जिला है, वो इसके लिए, जो वहां पाल समाज है उसके वोटों के ऊपर बहुत निर्भर है, और केवल यादव और मुसलमान के आधार पर समाजवादी पार्टी वहां सीटें नहीं जीत सकती। और जो मुस्लिम वोट है उसकी बड़ी संख्या इलाहाबाद शहर में है, लेकिन जो इलाहाबाद का जो आज का प्रयागराज है और जो कौशाम्बी जिले का जो जो रूरल एरियाज है, वहां पर इस समाज की बहुत अच्छी मत संख्या है। और अब ये समृद्ध समुदाय है, ये ऐसे कोई गरीब और बड़े और ये निधि लोग नहीं है। ये अपनी शर्तों पर और अपने दम पर, अपने सम्मान पर ये हर पार्टी से निगोशिएट करके ही ये किसी पार्टी के साथ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी इन्हें समझ ले कि एक नारा दे दिया हमने या हमने कोई घोषणा कर दी और लोग निहाल होके आपके साथ आ गए, ऐसा नहीं होगा। तो और ये खाली मामला 1-2 जिले का नहीं है,
ये पूरा जो है आपका प्रयागराज है, कौशाम्बी है, फतेहपुर है, कानपुर देहात है और भदोई है, वाराणसी है, मिर्जापुर है, ये पूरी बेल्ट है ये कि जिसमें इसका असर होगा। तो ये जो इनका पीडीए का नारा खोखला है, मेरी अभी आधे घंटे पहले एक सहारनपुर के बहुत पुराने नेता 80 बरस के हैं, कांग्रेस से विधायक रहे हैं, तो मुझे बता रहे थे कि ये लोग खाली पीडीए पीडीए करके बैठे लखनऊ में बोलते रहते हैं और ट्वीट करते हैं और टीवी चैनलों में डिबेट करते हैं। धरातल पे गांव में जाके ये कोई काम नहीं करते। इन्होंने कोई संगठन के इनका ग्राम पंचायत लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर कहीं कोई काम नहीं हो रहा। तो ये जो है और जिस तरीके से आज अब लगभग 2 घंटे के भाषण में योगी जी ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को उसके अपराध का इतिहास का ज्ञान दिलाया है और मैं तो सरकार से 3 चीजों की अपेक्षा करता हूँ। पहला लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा बिजली और तीसरा कृषि। और कृषि में भी सबसे ऊपर गन्ना किसानों का समय से भुगतान। और योगी जी ने आज ये आंकड़ा दिया है कि 27 सालों में टिल द एंड ऑफ 2017 जितना गन्ना किसानों का पेमेंट हुआ, उससे 72-74 हजार करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट योगी सरकार के 8 सालों में हो गया। 2017 में बिजली की जो कुल सप्लाई हो रही थी वो 16,000 मेगावाट थी, आज 32,000 मेगावाट है। लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक रहेगा, जन सामान्य को और महिलाओं को, स्कूल जाने वाली लड़कियों को, कामकाजी महिलाओं को चलने में, अपने काम पे जाने में कोई भय का, असुरक्षा का भाव अगर अनुभव नहीं होता है, बिजली आ रही है, लोग अपना काम अपने आप कर लेंगे। उन्हें सरकार से कुछ और जरूरत नहीं है। हाँ, सड़क बन जाए और शहरों में जल भराव ना हो, गंदगी ना हो तो और अच्छी बात है। तो जो बुनियादी काम है, जो मूलभूत काम है, बिजली, लॉ एंड ऑर्डर, कृषि, ये अगर 3 काम सरकार लगातार कर रही है, तो आप देखिए जनता में कहीं ज्यादा कोई आपको सरकार के प्रति कोई नाराजगी, कोई रोष नहीं मिलेगा। ये है ना बुनियादी बात। और अखिलेश यादव के समय में वीआईपी जिले थे साहब। रामपुर में बिजली 24 घंटे आएगी, इटावा में बिजली 24 घंटे आएगी और एक आध और जिले जो हैं जहां उनके वीआईपी जो उनके नेता है वहां बिजली 24 घंटे आएगी। आज यूपी के 75 जिलों के हर जिला मुख्यालय में 24 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है। अब वो लोकल फॉल्ट की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम की वजह से, सबस्टेशन में प्रॉब्लम हो, ट्रांसफार्मर जल गया हो, कहीं 2 घंटे, कहीं 4 घंटे बिजली ना आ रही हो, वो बात मैं नहीं जानता। जैसे लखनऊ में ही सुल्तानपुर रोड पे एक बड़ा कस्बा है और जो शहर का हिस्सा बन गया अर्जुनगंज, वहां जो है आज करीब 15 घंटे बिजली गायब रही। और बिजली इसलिए गायब रही कि वहां पे जबरदस्त जल भराव हो गया था और वहां पे केबल फॉल्ट में अगर वो काम करने जाएं तो वहां 3 फीट पानी भरा हुआ है, कैसे काम करते। तो ये समस्या आ रही है बरसात की बरसात हो गई या कोई समस्या आ गई। लेकिन तो अब और ये बोलते हैं साहब हमने जो है वहां स्कूल खोल दिया। एक इतने बड़े प्रदेश में, 25 करोड़ की आबादी के प्रदेश में, जब तक आप एक संस्थागत मॉडल, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क खड़ा नहीं करोगे, तब तक आप डेवलपमेंट का काम कर ही नहीं सकते। और जो बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है, समाजवादी पार्टी एक क्षेत्रीय पार्टी है, तो समाजवादी पार्टी का वो राष्ट्रीय स्वरूप, वो राष्ट्रीय खाका, वो पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर वो कभी बना ही नहीं सकते। जिस तरीके से पिछले 8 साल में यूपी में, अब जैसे योगी जी ने आज एक आंकड़ा दिया कि आज जो कि जब 17 में गन्ने से एथेनॉल के केवल बन रहा था 16 करोड़ लीटर, आज वो 172 180 करोड़ लीटर बन रहा है। उसके चलते और अखिलेश यादव के जमाने में दर्जन भर से ज्यादा पिटीशन हाई कोर्ट में हुई थी इस प्रेयर के साथ कि साहब आप जो है चीनी मिल को आदेश दीजिए कि गन्ना किसानों को पेमेंट करें। ये बकाया इस सरकार में भी है, लेकिन वो बकाया 2-2.5% है। उनके समय बकाया 50% होता था। आज आज बकाया कहीं 1.5% है, कहीं 2% है और टोटल करीब 98% से ऊपर पेमेंट हो गया है। लेकिन मेरठ मंडल में समस्या है, वहां अभी कई सौ करोड़ रुपए बकाया है। अब 35,000 करोड़ रुपए में अगर अगर 400 करोड़ रुपए बकाया है, लेकिन बकाया नहीं होना चाहिए। किसानों का पेमेंट समय पर 100% होना चाहिए।
जब किसान से मिलने वाले कच्चे माल के ऊपर चीनी मिल जो है चीनी बनाती है, शीरा बनाती है और चीजें बना के बेचती है और उसपे अपना कैश माल वो कैश पे बेचती है, तो किसान की पूंजी पर चीनी मिल व्यापार क्यों करे? अगर आ, अगर आप अगर आप गन्ने का भुगतान करने में विलंब कर रहे हैं, तो जो कानून में प्राविधान है आप उतना उसको ब्याज दीजिए। ठीक है, डिले कीजिए लेकिन ब्याज दीजिए ना फिर। तो ये चीज जो है मेरा मानना है सरकार को इसके ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए कि अगर चीनी मिल डिले कर रही है तो उसको जो यूपी केन परचेज एक्ट में जो प्रोविजन है उसके अनुसार ब्याज मिले किसान को, जो नहीं हो रहा है अभी। अच्छा, इनके जो दूसरे साथी हैं जो ओबीसी ओबीसी की राजनीति करते घूम रहे थे, उन्होंने भी कर्नाटक में क्या किया? यही तो किया। देखिए ऐसा है, भारत का इतिहास है कि जो पिछड़े वर्ग की राजनीति है वो हमेशा क्षेत्रीय पार्टियों ने की है। वो यूपी हो, बिहार हो, हरियाणा या आपका तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो। ये पहली बार हो रहा और इसी बैकवर्ड क्लास की राजनीति में जो केवल वोट लेके मौज करने वाली राजनीति थी, इस दुष्चक्र को तोड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने और जो पिछड़े वर्ग के के नेताओं को पार्टी में मुख्य धारा में स्थान दिया। बड़ी संख्या में सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं राज्यों में, केंद्र में मुख्यमंत्री हैं, जैसे कि वो मोहन यादव चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। उसके पहले एक यादव मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के। उसके पहले उमा भारती जो लोक समाज की हैं, वो मुख्यमंत्री ही हैं। तो ये काम बीजेपी ने किया है। कांग्रेस अब इस काम को जो जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, तो लोग इसको पाखंड मानते हैं, लोग इसको नाटक मानते हैं, क्योंकि आपकी निष्ठा कभी रही ही नहीं है। लोगों को ये याद रखना चाहिए, मंडल आयोग की रिपोर्ट 1981 में केंद्र सरकार को सबमिट हो गई थी और इंदिरा गांधी ने उसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं की। इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर बनी थी 1980 में, तब उन्होंने मंडल आयोग को खत्म करने का मन बनाया था। एक हरियाणा के बड़े नेता हैं, आप जानते हैं, राव वीरेंद्र सिंह, जिनके बेटे गुड़गांव के एमपी हैं इस समय, राव इंद्रजीत सिंह। उन्होंने कहा कि जब आयोग ने अपना इतना काम कर लिया है तो रिपोर्ट इसकी आ जाने देते हैं। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इस रिपोर्ट के ऊपर कुंडली मारे बैठे थे, कुछ नहीं हुआ। जब वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बने तब ये लागू हुई थी, घोषणा हुई थी। और 1990 में राजीव गांधी ने एज लीडर ऑफ अपोजिशन मंडल आयोग के खिलाफ 2.5 घंटे का भाषण दिया था। और मैंने पहले भी कभी कहा था, नीरजा चौधरी एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, इंडियन एक्सप्रेस में अभी भी हैं। उनकी किताब है हाउ द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। उसमें उन्होंने विस्तार से इसका ब्यौरा दिया है कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग के विरोध में अपने भाषण में क्या-क्या कहा था। तो आज जब राहुल गांधी कहते हैं हमसे गलती हो गई और बैकवर्ड को तो आना चाहिए, तो वो दौर अब जा चुका है। पहली बात तो ये है कि अब जिन जातियों को, जिन वर्गों को पिछड़े वर्ग के समूह में शामिल किया गया है, अब पिछले 35 सालों में उनका इतना ज्यादा अपवर्ड मोबिलिटी हो चुकी है, अब उनमें इतनी सामाजिक चेतना आ चुकी है, उनका इतना शैक्षणिक विकास और उद्धार हो चुका है, सरकारी सेवा में आ चुके हैं, शिक्षा में आगे बढ़ चुके हैं। तो अब वो जो है, ये आप कोई लॉलीपॉप दिखाएं और वो आपको वोट डालने और वो कोई वोट डालने पहुंच जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। हाँ, कुछ हो सकता है जब आप जो वास्तविक लीडरशिप है, पार्टी के अंदर जो वास्तविक सत्ता है, यदि वो आपके यहाँ कांग्रेस तो राजाओं, महाराजाओं और राजघरानों की पार्टी है। वहां पे तो सैकड़ों नेता ऐसे हैं जो तीसरी पीढ़ी के नेता हैं। इससे पहले उनके पिता नेता थे, उसके पहले उनके बाबा नेता थे, एमपी थे, एमएलए थे, मिनिस्टर थे। तो आप इन मठाधीशों को हटा करके जो सामान्य लोग हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो कभी दिल्ली नहीं आए होंगे, ऐसे लोगों को आप नेता बनाइए। ये काम बीजेपी ने किया है, ये बीजेपी ने किया है ना। आज बीजेपी में पिछड़े वर्ग समाज के हजारों नेता हैं यूपी में और देश के अन्य राज्यों में। तो ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। ये केवल जो है एक मैसेजिंग और सिग्नलिंग कर सकती है। एक संदेश देंगे और एक सिग्नल देंगे कि देखो हम ये कर सकते हैं। लेकिन अब जो है
सत्ता में वास्तविक भागीदारी के बिना आप जो है किसी भी वर्ग का वोट नहीं पा सकते। भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, जो जनजाति समाज से आती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जगदीप वो धनखड़ साहब को उपराष्ट्रपति बनाया, जो जाट समाज से आते थे। तो ये काम कांग्रेस क्या कभी कर सकती है? कभी नहीं कर सकती। तो कांग्रेस का जो ये भरोसा है कि हम जो है वो केवल बयान दे करके, सम्मेलन करके और यात्रा निकाल करके वोट पा जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। आज तो योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर के अटैक किए हैं, जरा सुनते हैं। मैं शेयर कर लेता हूं उनका। आदि के एक दिन पहले कितना बीभत्स घटना घटित हुई थी, और उससे पहले भी कैसे कांग्रेस के लोग इस तुष्टीकरण के सामने नतमस्तक थे, कैसे उनके सामने सिर झुका करके जिन्ना की अराजकतापूर्ण, वैमनस्यतापूर्ण और उस घुटन भरे माहौल को बर्दाश्त कर रहे थे। कांग्रेस के लोग अगर दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय देते तो जिन्ना में इतना दुस्साहस नहीं था कि वो हिंदुओं का कत्लेआम नोआखाली में करवाता। उसके मुस्लिम लीग के गुंडों में इतना दुस्साहस नहीं था कि वो लाहौर को, रावलपिंडी को, मुल्तान को या ट्रेन भर भर करके आ रहे उन हिंदुओं और सिखों का, बौद्धों का इस तरीके से, इस निर्ममता के साथ कत्लेआम करते। लेकिन कांग्रेस ने तो जैसे तुष्टीकरण की घुट्टी पी रखी थी, जैसे उसने हिंदुओं के ऊपर एक ठीकरा फोड़ रखा था कि ये सांप्रदायिक हैं, और जो लोग मजहबी उन्माद में नग्न तांडव कर रहे थे उन्हें वह सेकुलरिज्म का एक ठप्पा उनके ऊपर लगा रहा था, जैसे ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार हो। किसी ने स्मरण नहीं किया। पहली बार हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने इसे स्मृति दिवस के रूप में, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम सबके सामने वर्तमान पीढ़ी को इस समझने और जानने के लिए यह अवसर दिया है। और केवल कांग्रेस पार्टी पर नहीं साहब, उन्होंने, आप ये देखिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या स्थिति है, इस पर भी वो जम करके बोले हैं। याद करिए 1947 में पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की संख्या ये 20% थी, आज ये 2% रह गई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की आबादी 28% थी, 28 से 30% थी, आज ये घट करके 8% रह गई है। और पिछले 6 महीने से आपने देखा होगा बांग्लादेश के अंदर किस प्रकार के हमले हो रहे हैं, किस प्रकार के कत्लेआम हो रहे हैं, किस प्रकार की बर्बरता मंदिरों पर और वहां के गुरुद्वारों पर हो रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये तुष्टीकरण की राजनीति है, जब तक देश के अंदर चलेगी, जब तक वैमनस्यता इस देश के अंदर इसी प्रकार से चलता रहेगा और गुमराह करने की रणनीति इसी प्रकार से चलती रहेगी, इस समस्या का समाधान नहीं है। कांग्रेस ने तो हिंदुस्तान के सामने स्वतंत्र भारत में विभाजन के बावजूद उन्होंने उस प्रकार के नए पाकिस्तान बनाने की रणनीति प्रारंभ कर दी थी। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 लागू करना, ये कांग्रेस की उसी रणनीति का हिस्सा था। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देश के पहले ऐसे भारत माता के सपूत हैं जिन्होंने भारत की अखंडता के लिए अपना बलिदान दिया और कहा था एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे और नहीं चलेंगे। उन्होंने इसके लिए अपने आप बलिदान किया था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके आज जम्मू कश्मीर को भारत गणराज्य का अभिन्न हिस्सा बना करके। वीरेन जी, पाकिस्तान तो आज भी भारत के भीतर जिंदा है, विभाजनकारी ताकतें भी हैं, उनको संरक्षण देने वाली और कवर फायर देने वाली
पॉलिटिकल पार्टियां भी हैं। आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है, दोज हु फॉरगेट हिस्ट्री आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। जो इतिहास को भूल जाते हैं वो उसको दोहराने के लिए अभिशप्त हैं। ये बहुत पुरानी कहावत है। क्या आज आप यहूदियों से कह सकते हो कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जो 60 लाख यहूदी मारे गए थे जर्मनी के कंसंट्रेशन कैंप में हिटलर के द्वारा, क्या उसको भूल जाए? क्या 25 लाख जो हिंदू मारे गए आज के वेस्ट पंजाब में, जो यानी आज का पश्चिम पंजाब, सिंध और ये फ्रंटियर प्रोविंस और ये आज का बांग्लादेश, क्या उसको भूल जाएं? और 75 साल से हिंदुओं के नरसंहार का, लड़कियों के संग बलात्कार का, जबरदस्ती मुसलमान बनाने का अभियान पाकिस्तान, बांग्लादेश में 2025 14 अगस्त को भी जारी है। क्या इसको उठाना, इस बात पे का जिक्र करना क्या सामुदायिकता है? 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और वहां पे आपका वो जो कौन है, यूनुस बन गया चीफ एडवाइजर। उसके बाद से जो हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ, उसके बाद पूरे देश में उसके विरुद्ध आवाज उठाने वाले केवल योगी आदित्यनाथ थे। प्रियंका गांधी फिलिस्तीन के ऊपर रोज ट्वीट करती हैं और उसका बैग लेके संसद के भवन में टहलती हैं, लेकिन कभी क्या उन्होंने बांग्लादेश के बारे में कोई ट्वीट किया? क्या अभी 2 महीने 3 महीने पहले जो बंगाल के मुर्शिदाबाद के जिले में जो जो कम्युनल वायलेंस हुई, जहां हिंदुओं को घेर के मारा गया, उनके घरों को लूटा गया, उनके घरों को जलाया गया, क्या कांग्रेस ने कभी उसके ऊपर भी कभी कोई ट्वीट किया है? अगर ये इतिहास हिंदुओं को याद नहीं रहेगा, तो इस जाति का, इस सनातन धर्म का, इस संस्कृति का सर्वनाश और विलोप होना निश्चित है। योगी जी आपको इसी खतरे के प्रति आगाह कर रहे हैं। ये आपकी इच्छा है कि आप बड़े प्रगतिशील हैं, वामपंथी हैं और समाजवादी हैं, और योगी जी की इस बात को कह के टाल दें कि साहब ये तो उनकी राजनीति है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति योगी जी करते हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, आप इसको टाल दीजिए, इसको भूल जाइए और आप साइकिल और पंजे में मोहर लगाते रहिए। लेकिन एक बार 1947 में देश का बंटवारा क्यों हुआ था, और ये जो जिस पार्टी का गठन अंग्रेज ने किया था 1885 में, जिस पार्टी के सारे नेता अंग्रेज के इशारे पे नाचते थे, जिस पार्टी ने बाकायदा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, वर्किंग कमेटी में प्रस्ताव पास करके बंटवारे को स्वीकृति दी थी, उस पार्टी का यह दावा है कि हमने देश को आजाद कराया था। जिस पार्टी के नेता नेहरू जो है जेल जाते थे और वहां उनसे पूछा जाता था कि आप नाश्ते में क्या लेंगे, अंडा आमलेट और ब्रेड लेंगे, साथ में चाय लेंगे या दूध लेंगे, और जहां उनको जेल के अंदर दिल्ली से मंगा के अखबार दिया जाता था। वो इस देश के फ्रीडम फाइटर हैं, और उन्होंने जो है आजादी के 4 साल के अंदर उन्होंने रिकमेंड किया और उनको राष्ट्रपति ने भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया। और नेहरू को भी मिला, इंदिरा गांधी को भी मिला, राजीव गांधी 5 साल पीएम रहे, उनको भी मिल गया। किस बात के लिए भाई? तो ये सब जो है, तो लोगों को एक बार इतिहास को रिविजिट करना चाहिए, देखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। और जो और भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि भारत को 2.5 मोर्चे पे लड़ाई लड़नी है, एक पाकिस्तान, एक चीन और एक आधा दुश्मन यानी आस्तीन के साथ, यानी फिफ्थ कॉलमिस्ट जो भारत में बैठे हुए हैं। अब ये आधा नहीं है, अब ये पूरा मोर्चा हो गया है, और इस मोर्चे पे केवल लड़ रही है बीजेपी। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो आसाम हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, केरल हो या महाराष्ट्र हो, हर जगह। और ये जो अब्राहमिक मजहब हैं, यानी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ये इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज ताकतें हैं। आपको और हिंदुओं के लिए ये आवश्यक है। योगी जी केवल ये कह रहे हैं, अपना स्वयं बोध जागृत कीजिए, अपना इतिहास बोध जागृत कीजिए और अपना शत्रु बोध जागृत कीजिए। शत्रु बोध का मतलब ये नहीं कि अपने अलावा हर व्यक्ति को जो आपके धर्म का नहीं है उसको शत्रु मानो।
केवल ये मानो कि आजकल की केवल ये जानो कि जो आजकल की व्यवस्था है, जो आजकल का एनवायरनमेंट है, जो संविधान है, जो कानून है, उसमें आप कहाँ हैं? कोई आपके पक्ष में कोई क्यों नहीं खड़ा होता? क्या वजह है कि फिलिस्तीन को लेकर के पूरे यूरोप के कैपिटल्स में, जर्मनी में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, साउथ अमेरिका में और यूरोप के तमाम देशों में, अमेरिका में प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का जो है कत्लेआम हो रहा है, नरसंहार हो रहा है पिछले 1000 सालों से, और खास करके 1947 से कोई नहीं बोलता आपके लिए। सरिता भट्ट जो एक आपकी नर्स थी जम्मू कश्मीर में, जिसको यासीन मलिक ने रेप किया, मर्डर किया, उसकी लाश को काट के सड़क पे फेंक दिया, और उसको मनमोहन सिंह अपने घर में डिनर के लिए इनवाइट करते थे। मोदी जी के आने के बाद वो जेल में गया है, और परसों जो है जम्मू कश्मीर की स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कई जगह छापेमारी की है, कुछ लोगों को पकड़ा है। जी हाँ। 25 लाख हिंदू मार के भगा दिए गए कश्मीर वैली से, कोई नहीं बोला आपके लिए। ना कांग्रेस बोली, ना समाजवादी पार्टी बोली, ना राष्ट्रीय जनता दल बोला, ना कम्युनिस्ट पार्टी बोली। इस पे जरा लोगों को गौर करिए, लोगों को गौर करना चाहिए और ये देखना चाहिए उनके लिए कौन बोल रहा है। और और योगी जी प्रोग्राम के इस नारे पर ध्यान देना चाहिए कि जो उन्होंने कहा था बंटोगे तो कटोगे, वो उन्होंने वोट पाने के लिए नहीं कहा था, केवल आपको इतिहास का आईना दिखाया था। और ये बात जो है योगी जी ने पहली बार नहीं कही है, ये बात रविन्द्रनाथ टैगोर भी कह गए हैं। जरा जाके नेट में सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा आपको। ये कोई योगी जी ने नहीं कहा है पहली बार, उन्होंने केवल इतिहास की ओर आपका ध्यान आकृष्ट किया है। अब ये आपका बुद्धि, आपका विवेक, आपकी चेतना का स्तर है कि आप योगी जी के इस बयान से क्या सिग्नल, क्या संदेश, क्या मैसेज आपने ग्रहण किया, और आपकी बुद्धि में, आपकी जानकारी में क्या विस्तार हुआ, ये आपके ऊपर है। उन्होंने आपके विवेक पे छोड़ दिया है कि आप ये कार्यक्रम जानकारी ग्रहण कर लें, उसके बाद निर्णय करें। कार्यक्रम के आखिर में योगी जी का एक बयान जरा और सुन लेते हैं, और इस बयान की आज बहुत चर्चा है। ये स्कूल जिनको जो पेयरिंग का पार्ट बन रही है, इन्हें पेयरिंग का पार्ट बनाने के साथ ही जो बस्तियां हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में, प्री प्राइमरी, इसमें बाल वाटिका चलेगी उन छोटे बच्चों के लिए। 3 वर्ष से लेके 3 से 4 क्लासेज हम वहां पे उन बच्चों के लिए चलाएंगे, जिसमें उनके लिए हम नर्सरी की, LKG, UKG और फर्स्ट में उनको वहां पे प्रवेश की सुविधा देंगे, उनके लिए यूनिफॉर्म देंगे, उनके लिए एक नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वह स्कीम ये है कि ये सभी बच्चे, हम लोगों ने जब इस पर काम प्रारंभ किया, आपको तो फुर्सत थी नहीं, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं, इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहें, इसमें आपको मजा आता था। लेकिन हमारी सरकार ये करने जा रही है। हम लोगों ने जब पूरी रिपोर्ट ली, तमाम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के रिपोर्ट ली, तो पता लगा कि प्रदेश के अंदर एक उम्र से नीचे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है। वीरेंद्र जी, पीडीए की नई डेफिनेशन दे दी है आज मोदी जी ने, योगी जी ने, हाँ, नहीं पहले भी हाँ। कहा गया है, नई बात नहीं है ये, लेकिन ये जो स्कूल मर्जर और बंद करने को लेकर के जो झूठ फैलाया जा रहा है समाजवादी पार्टी द्वारा, योगी जी ने इसको बहुत देर में कहा, लेकिन कहा ये बहुत पहले कहना चाहिए था, क्योंकि लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, समाजवादी पार्टी की आपत्ति स्कूल बंद करने से नहीं है। समाजवादी पार्टी की आपत्ति ये है कि अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो गांव में पोलिंग बूथ नहीं बनेगा, तो उनका वोट कहीं कम ना हो जाए। और जबकि अब जो है इतने स्कूल बन चुके हैं, और पिछले 20 सालों में पॉलिटिकल कारणों से एक ही गांव में 3-3 स्कूल खुल गए थे।
तो सरकार जो स्कूल को मर्ज कर रही है और जो स्कूल का भवन खाली हो जाएगा, उसका सरकार क्या उपयोग करने जा रही है, इसका ब्यौरा योगी जी ने आज दिया है। हालाँकि ये बात सरकार हाई कोर्ट में कह चुकी है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये अभी जानकारी लोगों को नहीं थी। क्योंकि ये संभव ही नहीं है कि कोई सरकार जो है स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं में कटौती करे। ये संभव ही नहीं है कि किसी डेमोक्रेटिक सेटअप में कोई सरकार का जो कल्याणकारी कार्यक्रम का जो मूल आधार है, वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, भोजन है। तो इसमें कटौती कैसे हो सकती है? कोई इतना आत्मघाती कदम कोई सरकार कभी उठा ही नहीं सकती। जी। एक आध जरा कमेंट ले लेते हैं। अपने एक दर्शक मित्र हैं काकभूषुंडी। ओमकार जी प्रणाम। पूरे विपक्षी कुएं में भांग पड़ी हुई है, बस ऐसा लगता है कि एक ममता ही है जो परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाते हुए चुप्पी साध लेती हैं और बच निकलती हैं। आपका मत? देखिए, ममता बनर्जी को अगले साल चुनाव झेलना है और अब जो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है, 5 या 6 हियरिंग हो चुकी हैं और अब तक सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के काम में कोई बाधा नहीं खड़ी की है। अब ममता बनर्जी अपने किले की दीवार को ऊंचा कर रही हैं और वो बांग्ला भाषा को लेकर के नया विवाद खड़ा कर रही हैं। तो अब इससे आप समझ लीजिए कि जब चुनाव के 6 महीने, 8-10 महीने अगर बचे हों और नेता अपने किले की दीवार को ऊंचा करने लगे, इसका मतलब वो गंभीर संकटों से घिरा हुआ है। उसको इस बात का अंदाजा हो गया है कि गंभीर संकटों की एक गंभीर खतरे की आंधी उसकी ओर आ रही है और इतिहास गवाह है कि चुनाव के 1 साल पहले या इससे एक कम समय के अंदर अगर कोई नेता अपने किले की दीवार ऊंची करता है तो कभी ये रणनीति सफल नहीं हुई है। एक और ले लेते हैं। राजेश ठाकुर हैं। ओमकार जी, भट्ट जी, राम राम। क्या आप ये नहीं सोचते कि राहुल को मोदी जी की सरकार बिना किसी वजह इतने आरोपों के बाद भी जेल नहीं भिजवा रही और देखिए सर्वोच्च न्यायालय को नकेल क्यों नहीं कसते? भाई, सर्वोच्च न्यायालय देखिए पे नकेल कसने का जी, काम मोदी सरकार का नहीं है नहीं है। और हाँ। किसी सरकार को करना भी नहीं चाहिए। बाकी ये राहुल गांधी वाला जो है, आप जवाब दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि जो सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती है, उसका मुकाबला राजनीतिक डेमोक्रेटिक तरीके से ही किया जाना चाहिए। यदि बीजेपी सरकार में रहते हुए स्टेट पावर का इस्तेमाल करके इनको दबाने में, दमन करने में अगर कुछ कदम उठाती है, तो ठाकुर जी माफ करिएगा, बड़ी संख्या में लोग उन्हीं के पक्ष में खड़े हो जाएंगे कि मोदी सरकार ज्यादती कर रही है, राहुल गांधी को दबा रही है। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उनको करने दिया जाए। वो लगातार जाते हैं कोर्ट में, माफी मांगते हैं। कल वो पूना गए थे, कहा मेरी जान को खतरा है गोडसे की संतानों से। 1 घंटे में उन्होंने अपना ये बयान वापस ले लिया। कोर्ट में जो अर्जी दी थी वो भी वापस ले ली। उनको लगा कि इस आरोप में हम फंस जाएंगे। राहुल गांधी मानने वाले नहीं है। इनका सरकार को मुकाबला राजनीतिक स्तर पर ही करना चाहिए, करना होगा, कर रही है और सत्ता का उपयोग करके, कानून का उपयोग करके यदि सरकार इनको काबू करने का प्रयास करती है, ये वो चाहते हैं ताकि उनको विक्टिम कार्ड खेलने का मौका मिले और उनके पक्ष में जनता में सहानुभूति की लहर चले। यही वो चाहते हैं। यही उन्होंने दिसंबर 19 जनवरी 20 में शाहीन बाग में जिहाद के समय किया था। यही उन्होंने सितंबर 21 से 20 से 21 तक, 1 साल तक दिल्ली हरियाणा बॉर्डर में किसान के नाम पर आंदोलन किया था। सरकार ने पूरे धैर्य का परिचय दिया। सरकार ने अरविंद केजरीवाल की गालियों को, झूठ को 10 साल झेला और पॉलिटिकल तरीके से चुनाव में उनको पराजित किया। आज वो किनारे हो गए। तो राज्य की सत्ता का इस्तेमाल कभी अपने विरोधियों के लिए दमन करना उचित नीति नहीं है। चलिए, प्रोग्राम के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। सर, ये कांग्रेस का कितना टाइम और बाकी है?
कुछ आइडिया? ये तय करना पड़ेगा मतदाताओं को और इस सवाल का जवाब बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में बता दूं, दुनिया में जितने देश यूरोप के उपनिवेश रहे हैं, गुलाम रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन के गुलाम रहे, फ्रांस के रहे, हॉलैंड या नीदरलैंड के रहे, पुर्तगाल के रहे, उन देशों में इस गुलामी के दौर में कितने सामाजिक राजनीतिक जो उन्होंने जो वैंडलिज्म किया, जो बर्बादी की, उसको वो देश कैसे झेल रहे हैं, ये इतिहास हमारे देश से गायब कर दिया गया है। तो और ये कांग्रेस अंग्रेज औपनिवेशिक शासन की उपज है और नरेंद्र मोदी ने इससे निपटने का बीड़ा उठाया है और ये लंबी लड़ाई है, ये ऐसे नहीं जाने वाली है और ये पॉलिटिकल तरीके से ही लड़ी जाएगी। और मैं फिर दोहराता हूं कि सत्ता का प्रयोग करके, दमन करके अपने राजनीतिक विरोधियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। आखिरी एक और सवाल ले लेते हैं। राम राम सर, मेरे आयु वर्ग यानी 23-24 वर्ष में भाजपा आरएसएस के प्रति नफरत चरम पर पहुंच गई है, खासकर दक्षिण में। 17 से शुरू होने वाली राहुल यात्रा का क्या होगा? कितना सहमत हैं आप इनसे? देखिए ये सब नैरेटिव वॉर है। अब लड़ाई बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाएगी, अब लड़ाई ब्राउजर से लड़ी जाएगी। तो नैरेटिव वॉर है और चाहे वो आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर हो या अंदर पॉलिटिकल वॉर हो, प्रोपोगेंडा उसका एक मेजर एक कंपोनेंट है, एक उसका एक डायमेंशन है। तो ये जो है नैरेटिव वॉर है, ये बीजेपी को तय करना है कि वो नैरेटिव वॉर को कैसे लड़ती है। हालांकि 11 साल से नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडस्ट्रियल स्केल पे झूठ बोला जा रहा है, फैक्ट्री में झूठ 24 घंटे जो बन रहा है। और लोग जो है, अगर आप अपना कॉमन सेंस अप्लाई नहीं करेंगे, क्रॉस चेक नहीं करेंगे, तो आप इस इंडस्ट्रियल स्केल के झूठ का शिकार होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपका जुड़ने के लिए और सभी दर्शकों का भी इस लाइव के साथ जुड़ने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज चर्चा हुई है। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार।